गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद रफ़ीक, केडी कॉन्वेंट, मईबरपुर से। देखिए, आपको आज का हम लोग का जो टॉपिक है आनुवंशिकता, जिसे हम हेरिडिटी या जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है, सेल की परिभाषा क्या होती है। उसमें हमने पढ़ा है जीवों के संरचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवंशिकी इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कोशिका की परिभाषा में ही फर्स्ट टाइम एक आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग हुआ है। उसी आनुवंशिकता शब्द को हम यहाँ पर डिटेल से अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकता, ये जो शब्द है, ये आनुवंशिकता जो चैप्टर है, देखिए आनुवंशिकता के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो क्लास 10 में भी एक चैप्टर है और क्लास 12 में भी चैप्टर है। क्लास 12 में जो आपका चैप्टर है वो आपका यूनिट सेकंड में 7वां चैप्टर है। यानी पहले से लेकर 7वां चैप्टर क्लास 12 में मिलेगा आनुवंशिकता के बारे में। और क्लास 10 में जो मिलेगा आपको 12वां चैप्टर मिलेगा, लेसन 2 विज्ञान के 12वां चैप्टर जो होगा आपका आनुवंशिकता का दिया हुआ है। क्लास 10 में आपको हेरिडिटी या जेनेटिक्स आनुवंशिकता के नाम से दिया गया है। अब क्लास 12 में जो होगा मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागत का मेंडली आधार, ये चैप्टर का हमारा नाम है। तो ये एक ही वीडियो में हमने कोशिश किया है कि क्लास 10 और क्लास 12 दोनों को पूर्ण रूप से आपको प्रोवाइड कराने के लिए। देखिए, हेरिडिटी आनुवंशिकता क्या होता है हम जानते हैं, 10 में भी देखे होंगे, 8 में भी देखे होंगे, क्लास इससे पहले भी पढ़े होंगे। एक ही माँ बाप के जो संतान होते हैं, संतानों में कुछ समानताएं देखने को मिलती है और कुछ असमानताएं देखने को मिलती है, यानी जिसे हम विभिन्नताएं कहते हैं। तो जो समानताएं आती है वह माँ बाप से बच्चों में आ रही है। तो आपके जो लक्षण माँ बाप से उसके बच्चों में आती हो, उसी कैरेक्टर को हम आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। एकदम सिंपल है। यानी जो लक्षण, जो कैरेक्टर्स माँ बाप से उसके बच्चों में, उसके संतानों में आती हो, उसी को हम आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। और आनुवंशिकी लक्षणों का अध्ययन करना ही आनुवंशिकी कहलाता है। डिफिनेशन की हम बात करेंगे, हेरिडिटी, तो अलग अलग अपने मन से आप इसका डिफिनेशन बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिफिनेशन है, बहुत सिंपल सा है। आनुवंशिकता की परिभाषा क्या होगी ये जानेंगे। समस्त जीवधारियों में पाए जाने वाले वे लक्षण, एक समस्त जीवधारी की बात किया जा रहा है, टोटल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत या पहुंचते हैं, उसे हम आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। तथा इसका अध्ययन करना ही जेनेटिक्स कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण पहुंचते हैं। पीढ़ी क्या होता है हमने जाना है, बताया गया, यूज किया गया है। जैसे हम मान ले आपके दादा दादी जो हैं जनक कहलाते हैं। इस जनक से अगर मान लीजिए आपके पिता हुए, मम्मी हुई, तो वो प्रथम पीढ़ी के पुत्र या पुत्री कहलाती है। फिर उससे जब आप पैदा हुए तो आप द्वितीय पीढ़ी के पुत्र या पुत्री कहलाते हैं। यानी जो लक्षणों का वंशागत होता हो, जो लक्षण माता पिता से बच्चों में जाते हो, उसी को हम आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, उसी को हम आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। और आनुवंशिकी लक्षणों का अध्ययन करना ही आनुवंशिकी कहलाता है। जैसे जानते हैं हम, माँ बाप लंबे हैं तो बेटा भी लंबा हो रहा है, यानी माँ बाप के लक्षण उसके बच्चों में है। माँ बाप की आंखें काली है तो बेटे की भी आंखें प्रायः काली होती है। यानी आपके जो लक्षण माँ बाप में है वे उसके पुत्र या पुत्रियों में देखने को मिल रहा है। यही है आपका आनुवंशिकी लक्षण। इसी को अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है। इसी के बारे में हम पूरा डिटेल यहाँ अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकी लक्षण है क्या, ये लक्षण कैसे वंशागत होते हैं, इसमें कौन कौन से आपके टर्म यूज होते हैं, इसको जानने के लिए हम इसको पढ़ेंगे, इसके यूज करेंगे।
ठीक है, परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज याद रखिएगा, वीडियो आप देख रहे हैं, देखने से पहले एक गुजारिश है, आप पेन कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि जो चीजें आप यहाँ पर नोट करेंगे तो वो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ हम कुछ बोल भी रहे हैं, उसको आपको नोट करेंगे तो आपका एक नोट्स के रूप में हमेशा पड़ा रहेगा। जब भी जरूरत होगी उसको आप निकाल के देख के उसको हमेशा याद रखेंगे। देखिए, आनुवंशिकता शब्द का जो आपका खोज किया गया आनुवंशिकता के बारे में, जिन्होंने विस्तृत रूप से अध्ययन किया, उस महान वैज्ञानिक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया और लोगों को बताया ऐसे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का वंशागत होते हैं। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, आनुवंशिकता के पिता के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं। लेकिन एक चीज बहुत यूनिक बातें हैं, आनुवंशिकता के जनक को हम मेंडल को तो मानते हैं, लेकिन आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग मेंडल ने नहीं किया था। इस आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले डब्ल्यू बैटसन ने 1905 में किए थे। सबसे पहले याद रखिएगा, पूछा जाता है आनुवंशिकता का जनक कौन है, ये अलग क्वेश्चन हो गया। आनुवंशिकता का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये एक अलग क्वेश्चन है। तो दोनों के आंसर एक अलग अलग है। अगर बात आती है आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, डब्ल्यू बैटसन ने। कब, 1905 में। जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम जनक कहते हैं, ये चीज याद करें। तो ये परिभाषा आप नोट कर लीजिए। समस्त जीवधारियों में पाए जाने वाले वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं या पहुंचते हैं, उसी को आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं, तथा इसका अध्ययन करना ही आनुवंशिकी कहलाता है। फिर से मैं कह रहा हूं, ये आपके क्लास 12 में भी है और क्लास 10 में भी है। क्लास 12 में मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागत का मेंडेली आधार के चैप्टर है, और क्लास 10 में आनुवंशिकी जेनेटिक्स या हेरिडिटी के नाम से चैप्टर है। नोट कीजिए आप। देखिए, हो गया, ये तो हो गया आनुवंशिकता किसे कहते हैं, शायद समझ में आया होगा। परिभाषा बताया हमने क्या चीज होती है। देखिए, अब थोड़ा सा मेंडल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेंडल ने इसने कैसे आनुवंशिकता को नियम प्रतिपादित किया, कैसे नियम दिया, वो जानेंगे। उससे पहले कुछ मेंडल के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि मेंडल से अधिकतर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मेंडल से पूछे जाते हैं। मेंडल कौन थे, कब जन्म हुआ, उन्होंने एक शिक्षा कब प्राप्त की, किस चीज पे उन्होंने अध्ययन किया, ये सब आनुवंशिकता में मेंडल से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो छोटी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री मेंडल के बारे में। मेंडल, देखिए, मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में हुआ। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822, दोनों में 22 है, याद करने का तरीका था। 22 जुलाई है तो 1822 है। ऑस्ट्रिया एक शहर आपका देश है, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में, ब्रून शहर, वहां पर सिलेसिया, जिसे हाइजेनडॉर्फ के नाम से भी जानते हैं, सिलेसिया या हाइजेनडॉर्फ के नाम से जानते हैं, एक गांव का नाम है जहां पर मेंडल का जन्म हुआ था। इन्होंने 12 साल की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। 12 साल की उम्र में, 1834 में। 1822 में जन्म होता है और 1834 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास किए थे, नेम नामक स्कूल से। नेम नामक एक स्कूल है वहां पर, जिसे इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। इनकी जो पढ़ाई थी वो लिप्निक थी, यानी लिप्निक लैंग्वेज में इन्होंने स्टडी किया था। लिप्निक
उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन 1840 में किया था, स्नातक 1840 में इन्होंने कंप्लीट किया था। इन्होंने आपके 1843 में पादरी नियुक्त किए गए, यानी आपके वहां पर इन्होंने 1843 में इन्होंने पादरी नियुक्त किए गए। सबसे पहले इन्होंने पादरी का वर्क किया, फादर बने, जो एक क्रिश्चियन में बहुत बड़ी पदवी होती है, जैसे हिंदू में पंडित जी, मुसलमानों में मौलाना जी, उसी प्रकार से पादरी जो होते हैं इनमें बहुत बड़े एक धर्मगुरु माने जाते हैं। जो मेंडल ने पादरी का रूप धारण किया था, उन्होंने पादरी बने थे। फिर इन्होंने क्या किया, आपके 1848 में इन्होंने टीचर के रूप में, सबसे पहले 1848 में अध्यापन का कार्य शुरू किया था। ब्रून मॉडल हाई स्कूल में इन्होंने एक टीचिंग का काम शुरू किया था 1848 में। ये ग्रीक और मैथ पढ़ाते थे, ध्यान दीजिएगा, ये क्या पढ़ाते थे, ग्रीक और मैथ। लेकिन ग्रीक मैथ पढ़ाने के साथ साथ इनको प्राकृतिक विज्ञान से, नेचुरल साइंस से बहुत लगाव था। इसीलिए 1848 में टीचिंग करते वक्त भी इन्होंने क्या किया, टीचिंग को ब्रेक करके फिर से स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद दोबारा इन्होंने टीचिंग प्रोसेस जो 1854 में शुरू किया था। दोबारा इन्होंने टीचिंग 1854 में, सन 1854 में शुरू किया था, जहां पर लगातार 14 वर्षों तक कार्यरत रहे। लगातार 14 वर्षों तक कार्यरत रहे, याद रखिए। यही पर कार्य करते हुए इन्होंने स्कूल के बागीचे में, वहां पर बागीचे में उन्होंने मटर की खेती करना स्टार्ट किया। इन्होंने 1857 में मटर के प्रयोग स्टार्ट किया, मटर पे प्रयोग शुरू किया और लगभग 7 वर्षों तक लगातार, ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष तक 1857 में इन्होंने मटर पे प्रयोग को शुरू किया और लगभग 7 वर्षों तक लगातार इन्होंने मटर का प्रयोग करते रहे, मटर पे प्रयोग करते रहे। मटर पे जो छत होती थी, जो उसमें नुकसान देखा गया, हानियां देखा गया, इसके लिए उन्होंने एक लेटर लिखा बीना जूलॉजिकल बॉटनिकल सोसाइटी को, यानी मटर की छत के बारे में इन्होंने वीना जूलॉजिकल बॉटनिकल सोसाइटी को एक पत्र लिखा। यहीं पर इन्होंने 7 साल आपका अध्ययन के बाद, प्रयोग के बाद इन्होंने मटर की जब प्रयोग पूरा अध्ययन कंप्लीट किया, इन्होंने 1866 ईस्वी में आनुवंशिकता के निष्कर्ष के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम आनुवंशिकता के नियम के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1866 ईस्वी में, सन 1866 में मेंडल ने जितने प्रयोग किए थे, उन्होंने उसका निष्कर्ष को एक नियम बनाया, जिसे हम आनुवंशिकता के नियम के नाम से जानते हैं। 1866 में प्रकाशित होने के बाद भी लोगों ने इसको वैल्यू नहीं दिया, अर्थात इसकी प्रशंसा नहीं हुई। दुर्भाग्यवश प्रशंसा से पूर्व ही, प्रशंसा से पहले ही इनका 1884 में देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, ये सब डेट काफी माने रहते हैं, एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंडल के जन्म कब हुए, उनके मृत्यु कब हुई, इन्होंने कब प्रकाशन किया था अपने नियम को, इन्होंने कितने वर्ष तक प्रयोग किया था, कब प्रयोग करना शुरू किया था, ये सब काफी माने रखता है। इसलिए प्लीज इसे आप नोट कीजिए और याद रखिएगा। देखिए, 84 में देहांत होने के बाद लगभग 16 साल बाद, 16 साल तक इनके जो प्रयोग थे, इनकी जो निष्कर्ष था, इनका जो नियम था, वो वैसे ही पड़ा रहा, किसी ने कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन जब 19वीं शताब्दी आई, यानी 19वीं में 3 वैज्ञानिकों ने, अलग अलग 3 वैज्ञानिकों ने, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मन के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रेलिया के सैर मैक, 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, ध्यान देंगे आप, सन 19वीं में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मन के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रेलिया के सैर मैक,
इन्होंने जो प्रयोग किया उसका प्रयोग करने का जो निष्कर्ष निकला वह सभी निष्कर्ष मेंडल से मिलते जुलते थे। इस आधार पे मेंडल के नियम की पुष्टि होती है, तब आपके पूरे दुनिया में मेंडल की ख्वाहिश प्राप्त होती है, प्रशंसा होती है। हाँ, आनुवंशिकता के नियम को मेंडल को महत्व दिया गया और पूरी दुनिया ने मेंडल के बारे में जाना। आनुवंशिकता क्या होता है, कैसे माँ बाप से लक्षण उसके बच्चों में वंशागत होते हैं, ये पूरा दुनिया ने 19वीं शताब्दी में, यानी इन 3 वैज्ञानिकों के पुष्टि के बाद तब मेंडल की प्रशंसा हुई, मेंडल के बारे में लोगों ने जाना। नोट कीजिए, शायद समझ में आया होगा ये आपको। नोट कर लिया, मिटा दें। देखिए, मैंने कहा था कि माँ बाप से उसके पुत्र में कुछ समानताएं कुछ असमानताएं देखने को मिलती है, यानी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो वेरिएशन जो होता है, विभिन्नताएं जो होती है, विभिन्नताओं के बारे में हम आनुवंशिकता जब खत्म होने लगेगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज द वेरिएशन, विभिन्नताएं क्या है और विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है और विभिन्नताएं किन कारण से होता है। फिर भी यहाँ दिया गया विभिन्नता के कारण जो होते हैं, मियोसिस होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट जिसे कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन और फ्यूजन ऑफ गैमेट यानी युग्मकों का संलयन, युग्मकों का जुड़ाव, जिसे हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके कारण ही जीव में वेरिएशन देखने को मिलता है। एक और वर्ड है, जब आपको वेरिएशन पढ़ाएंगे तो उस टाइम बताएंगे। देखिए, आगे चलते हैं। मेंडल के नियम को पूरा उनके नियम को जानने से पहले हमें कुछ इनकी टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है, उस शब्दावली को जानना बेहद जरूरी होता है। जब तक हम मेंडल के शब्दावली को नहीं जानेंगे तब तक आनुवंशिकता के नियम के बारे में जान नहीं सकते। जैसे हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में अगर आपको संकेत ना पता हो, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं एस से, ऑक्सीजन को ओ से लिखते हैं, सोडियम को Na से लिखते हैं, ये अगर नहीं पता तो शायद हम केमिस्ट्री नहीं जानेंगे। तो केमिस्ट्री में सिंबल का होना जरूरी है, संकेतों का होना जरूरी है। उसी प्रकार से आनुवंशिकता के नियम को जानने से पहले उनके कुछ शब्दावली है, उनको जानना बहुत जरूरी है। बेशक अगर आपने शब्दावली अच्छे से पढ़ लिया, जितने शब्दावली है, फिर आनुवंशिकता के नियम को जानने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, अपने आप उसको पढ़ लेंगे। एक चीज कहना चाहेंगे, अगर आपको जो वीडियो देखा गया, बनाया गया है, पर ये अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करने के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी जितने बच्चे हैं उसको पता पाएंगे तो देखेंगे। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल खुलने की अभी संभावना नहीं है, इसलिए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए पूरा वीडियो देखने के बाद, पसंद आए तो, और इसको शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से एक बेल की घंटी रहेगी, उसको भी दबाइए, ताकि जब भी वीडियो बनता है केडी क्लासेस की तरफ से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको देख सकें। चलिए, शब्दावली क्या क्या होते हैं वो चीज़ें हम बताएंगे। कई शब्दावली है, हमने कोशिश किया है बहुत कम मात्रा में आपको बताएं, और लेकिन इतने जो जानेंगे आप या जानने के बाद सब कुछ आपको समझ में आएगा। पहला होता है सिंबल, संकेत किसे कहते हैं वो देखेंगे। जीन क्या होता है उसको जानेंगे। एलील या एलिलोमर्फ ये जानेंगे। जीन लोगस क्या होता है इसको जानेंगे। डोमिनेंट एंड रिसेसिव इसको भी जानेंगे। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस इसको जानेंगे। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इसको भी जानेंगे। कैरेक्टर लक्षण और टेस्ट विशेषण, ये दो अलग चीजें समझाएंगे अभी आपको हम। गैमीट क्या होता है, हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर मोनोक्रास, डाइक्रास, ट्राइक्रास,
एंड बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस पुनेट चौहाना। ये इतने शब्दावली है जिसको पूरा डिटेल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ सबका हिंदी भी आपको अगले वीडियो में एक साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। धन्यवाद।